बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। उसे मैंने दम तोड़ते और दुनिया छोड़ते देखा था, फिर भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो बाकमाल औरत मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई है। बाबा साहब के इदारे में जब ये जांगुजार खबर पहुंचेगी तो किसी को यकीन नहीं आएगा। वो बेमिसाल थी, हर दिल अजीज थी, अपनी सलाहियतों और हाजिर दिमागी से नामुमकिन को मुमकिन बना देती थी। लोग मुझे भी कुछ ऐसा ही समझते थे। मेरे दोस्तों और दुश्मनों को पहले मेरी मौत का यकीन नहीं आया होगा, और अब ऐसा यकीन पुख्ता हो गया है कि बीवी मुझे नहीं पहचानती, बेटा दिमाग में आने नहीं देता। मैं जिस रिश्ते के सामने जाऊंगा वो मेरी हयात नौ का मजाक उड़ाएगा। ये दुनिया अजीब है, रफ्ता रफ्ता आला बीबी की मौत का यकीन कर लेगी लेकिन मेरी ज़िंदगी का यकीन नहीं करेगी। आज मैं अजनबी हूँ, फरहाद नहीं हूँ। फरहाद अली तैमूर को उसके माँ बाप ने पैदा किया था। उसने माँ बाप की दी हुई ज़िंदगी गंवा दी, उस ज़िंदगी की शनाख्त खो दी। इसलिए मैं अजनबी हूँ। मुझे मौत ने जन्म दिया है, मैं कब्र से उठकर इस दुनिया में आया हूँ। आदमी चाहता है उसकी ज़िंदगी कभी ख़त्म ना हो, और मैं कहता हूँ ज़िंदगी ख़त्म हो तो फिर ऐसी ना मिले जैसी मुझे मिल रही थी। मेरी बीवी और बेटा मुझे दुश्मनों के दरमियान छोड़ गए थे, खुद सरहद पार कर गए थे। ये सोचने या याद करने की ज़रूरत नहीं समझी कि मुझे गोलियों की बौछार में एक दरख्त की शाख पर बिठाकर चले गए हैं। अरे वाह ज़िंदगी! अब मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे इतनी बड़ी दुनिया में नए सिरे से अपना वही मकाम बनाना था जो बनाकर खो चुका था। टेलीपैथी के जरिए दोबारा फरहाद बनना कुछ मुश्किल नहीं था। हाँ, चेहरे से रसवंती का शौहर, दोनों बेटों का बाप और सोनिया का महबूब बनना नामुमकिन की हद तक मुश्किल था। कोई मुझे घास डालने वाला नहीं रहा था। सोनिया की याद आई तो मैं बेचैन हो गया। वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? जिसकी आंख से कभी आंसू नहीं टपका, वो क्या छुपकर मेरे लिए रोती होगी? मैं उसके पास पहुंचने के लिए बेताब हो गया। मैंने आंखें बंद की, तसव्वुर में उसका चेहरा, उसकी आंखें देखीं, उसके लबो लहजे को याद किया। मैं जानता था वो सांस रोक लेगी, इसलिए दिमाग में पहुंचते ही बहुत पुराने कोड वर्ड्स अदा किए। फरहाद टू किस योर माइंड इफ़ यू डोंट माइंड। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, प्रिंस डैगर, मैं मानती हूं तुम मेरे आशिक हो। तुम हो या कोई और हो, मैं किसी को आशिक बनने से रोक नहीं सकती, लेकिन ये फरहाद बनकर क्यों आए हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई डमी नहीं, फरहाद हूं, तुम्हारा अपना फरहाद। देखो, तुम ख्याल ख्वानी कर लेते हो। आज फरहाद के लबो लहजे में बोल रहे हो, तुम्हें उसके कोड वर्ड्स का भी इल्म हो गया। हो सकता है तुम प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए उसका चेहरा भी अपना लो और सर से पांव तक फरहाद बन जाओ, लेकिन फरहाद की रूठी हुई ज़िंदगी कैसे वापस लाओगे? ओ सोनिया, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हारा फरहाद हूँ। प्रिंस, मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत का नाटक किया, मैं मजबूर थी। ऐसा ना करती तो सुपर मास्टर मुझे मॉस्को में बेनकाब कर देता, मेरा वहाँ से बच निकलना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैं फ़ौरन तुम पर आशिक हो गई और तुम मेरे इश्क में गिरफ्तार होकर अपने सुपर मास्टर को चक्कर देते रहे। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से समझाया था कि सुपर मास्टर या किसी और सुपर ताकत की गुलामी ना करो, फरहाद की तरह आज़ाद रहकर अपना मकाम बनाओ, मगर तुम तो खुद को फरहाद कहने लगे हो। तुमने ये कैसे समझ लिया कि प्रिंस से फरहाद बनोगे तो मैं मोहब्बत करने लगूंगी? मैं पूछना चाहता था कि ये प्रिंस डैगर कौन है कि उसी वक्त किसी ने ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसे मुखातिब किया। सोनिया, मैं प्रिंस बोल रहा हूँ। वो हंसते हुए बोली, अब अपनी आवाज़ में बोल रहे हो और ख़ुद को प्रिंस तस्लीम कर रहे हो। क्या अभी तुम्हारा दिमाग चल गया था? खुद को फरहाद क्यों कह रहे थे? प्रिंस ने एक सर्द आह भर कर कहा, तुमने बेहोशी का बहाना करके मुझे अपने चोर ख्यालात पढ़ने का मौका नहीं दिया। मुझे धोखा देकर मॉस्को से चली आई। मुझे इसका दुख नहीं है, शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है। अभी मैंने खुद को फरहाद नहीं कहा था, लेकिन तुम्हें अच्छा लगता है तो अपना पैदाइशी नाम छोड़ दूंगा
अपनी पैदाइशी सूरत बदल दूंगा। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए फरहाद का हम शक्ल बन जाऊंगा। मैं अभी कह चुकी हूं तुम फरहाद की डमी बन सकते हो, मगर फरहाद नहीं बन सकोगे। वो जो था वही था, उसकी जगह कोई नहीं ले सकेगा। वो बोलते बोलते रुक गई। किसी तीसरे ने उसे मुखातिब किया था, यानी हम दो सोनिया के दिमाग में थे। तीसरा उसके सामने बनफ्से नफीस मौजूद था और पूछ रहा था, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो चौंक कर बोली, मिस्टर, मैं एक ज़रूरी मसले पर गौर कर रही थी। तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है। प्लीज़ मुझे इस मेज़ पर तन्हा रहने दो। वो सॉरी कहकर चला गया। सोनिया के दिमाग में वही रूहानी पुख्तगी थी जिसे मैं कई बार आजमा चुका था। उसके चोर ख्यालात पढ़ना मुमकिन नहीं था, मैं भी नहीं पढ़ सकता था, लेकिन उसकी हरकतों से ख्यालात का कुछ अंदाज़ा हो जाता था। उसने अपने सामने आकर बैठने वाले को इसलिए भगा दिया कि हम उसकी एक आवाज़ सुनने के बाद दूसरी ना सुने। पता नहीं प्रिंस डैगर ने उस अजनबी के लबो लहजे को तवज्जो से सुना था या नहीं। मैं तो सुनते ही सोनिया को छोड़कर उसके पास पहुंच गया। उसके ज़रिए मालूम हो सकता था कि वो क्या कर रही है, किस मुल्क और किस शहर में है और किस मामले में उलझी हुई है। मैं उस अजनबी के दिमाग में जगह बनाने के बाद फिर सोनिया के पास आ गया। प्रिंस डैगर कह रहा था, सोनिया, तुमने मेरी नींद उड़ा दी है। मैं दिन रात सिर्फ तुम्हें ख्यालों में देखता हूँ। तुम्हारे पास फ़ौरन पहुँच जाना चाहता हूँ, लेकिन अपनी रिहाइश गाह और अपना मुल्क छोड़ने के लिए आर्जी या मुस्तकिल तौर पर चेहरा बदलना होगा, वरना सुपरमास्टर की ब्लैक स्पाइस का कोई भी जासूस मुझे गद्दार बनता देखकर गोली मार देगा। मैं बहुत राजदारी से अपने चेहरे की सर्जरी करवाने वाला हूँ और मेरा वो नया चेहरा फरहाद का चेहरा होगा। ऐसी गलती हरगिज़ ना करना। कोई यकीन नहीं करेगा कि फरहाद कब्र से उठकर आया है, और जब यकीन नहीं होगा तो लोग तुम्हें फरहाद की नकल कहेंगे। क्या तुम अपनी शख्सियत के मुकाबले में नकल कहलाना पसंद करोगे? मैं हूबहू फरहाद का हमशक्ल नहीं बनूंगा, सिर्फ उससे मुशाबहत होगी। प्लास्टिक सर्जरी करने वाला मुझे फरहाद से भी ज़्यादा खूबरू बनाएगा। खा कितने ही खूबरू बनकर आ जाओ, फरहाद की खतरनाक जहानत कहाँ से लाओगे? उसके लिए कुदरती तौर पर दिल धड़कता था, वो कुदरती जज्बा मुझ में कैसे पैदा करोगे? फूल मुरझा कर नहीं खिलता, मुरझाए हुए जज्बों में कभी गैर मुतवक्को ताजगी आ जाती है। कुदरत के खेल अजीब होते हैं। तुम मुझे पसंद करती हो, ये बहुत है। मुझे अपने करीब रहने और किसी मुहिम में शरीक होने का मौका दो। हो सकता है रफ्ता रफ्ता तुम्हारी पसंद मोहब्बत में बदल जाए। तुम्हारा यह जज्बा काबिल कदर है कि तुम सुपर मास्टर को छोड़कर मेरे साथ जिद्दोजहद में शरीक रहना चाहते हो। मैं जब तक जिंदा रहूंगी हर नए चैलेंज का सामना करते वक्त तुम्हें अपने साथ रखूंगी, लेकिन मेरी पसंद अगर मोहब्बत में ना बदली तो तुम मायूस हो जाओगे। मेरे लिए पहला एजाज़ यह है कि तुम मुझे पसंद करती हो, दूसरा यह कि मुझे हमेशा अपने साथ रखोगी। इसी तरह तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह पैदा होती जाएगी। हाँ, अगर नाकामी हुई तो मैं उसे अपना मुकद्दर समझ लूँगा। वैसे मैं मायूस नहीं हूँ। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है कि तुम मायूस नहीं होते। जाओ, प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए चेहरा तब्दील कराओ, फिर हम किसी एक शहर में मुलाकात करेंगे। वेरी नाइस ऑफ यू, तुमने खुश कर दिया है। मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा। वो चला गया। सोनिया चंद लम्हों तक खामोश रही, फिर बोली, तुम अभी तक नहीं गए? मैंने कहा, शायद प्रिंस डैगर चला गया है, ये मैं हूँ। मैं प्रिंस से पहले तुम्हारे दिमाग में आया था, उसके आने के बाद खामोशी से तुम्हारी गुफ्तगू सुनता रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैं समझ रही थी कि प्रिंस पहले फरहाद बनकर आया था। उसके दिमाग में ये बात नक्श हो गई है कि वो सर से पांव तक फरहाद बन जाएगा तो मैं उसकी दीवानी हो जाऊंगी। बहरहाल तुम कौन हो? हमारी ये गुफ्तगू सुनने के बाद सुपरमास्टर से ज़रूर ये कहोगे कि प्रिंस डैगर बागी हो गया है और उसे छोड़कर मेरे पास आ रहा है। मुझे खुशी हो रही है कि तुम एक टेलीपैथी जानने वाले को अपनी तरफ ले आई हो। मेरी जान, मैं दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा फरहाद हूँ। क्या पागल खाने से आए हो? नॉर्मल रहकर अपनी असलियत नहीं बताओगे? मैं कसम खाकर कहता हूँ, जनाब शेख साहब ने बड़ी राजदारी से मुझे छुपा दिया था। मुझे दुनियादारी से हटाकर दीनदारी की तरफ ले गए थे, लेकिन मैं अपनी फितरत से मजबूर हूँ, फिर दुनिया की तरफ लौट आया हूँ। बड़ी खुशी हुई तुम दुनिया की तरफ लौट आए। वो कब्र तो खाली पड़ी होगी जहाँ तुम्हें डाला गया था। तो मेरा मजाक ना उड़ाओ, संजीदगी से मेरी बातों को समझो।
तुम कहते हो तो संजीदा होकर जनाब शेख साहब से राबता करूंगी। वो तुम्हें जानते होंगे तो मुझे भी बताएंगे कि तुम क्या चीज़ हो। नहीं, तुम शेख साहब से मेरे मुतल्लिक कुछ ना पूछना। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं दुनिया वालों के लिए मर चुका हूँ। तुम भी दुनिया वाली हो, लिहाजा मैं तुम्हारे लिए भी मुर्दा हूँ। अब इस ज़मीन पर मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं होगा। अगर मैं अजीज़ों, दोस्तों और खून के रिश्तों से अपनी पहचान कराना चाहूँगा तो नाकाम रहूँगा। मेरे अपने सगे मुझे पहचानने से इनकार करेंगे। तुमसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब कोई नहीं है। देख लो, तुम भी मेरी हयात नौ को तस्लीम नहीं कर रही हो। ये हयात नौ की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसकी दूसरी किस्त फिर कभी सुनूंगी। अब साफ लफ्ज़ों में असल मकसद बयान करो। अगर अब फरहाद बनने की अदाकारी करोगे तो मैं सांस रोक लूँगी। सोनिया, पहले तो यह ख्याल दिल से निकाल दो कि मैं दुश्मन हूँ या किसी छोटी बड़ी तंजीम का आला कार हूँ। चूँकि तुम सांस रोक लोगी, मुझे दिमाग से भगा दोगी, इसलिए ख़ुद को फरहाद भी नहीं कहूँगा। खुदा के लिए तुम ही ये मसला हल करो कि मैं कौन हूँ। वो अफसोस करने के अंदाज में बोली, मैं अक्सर फरहाद को समझाया करती थी कि अय्याशी ख़त्म करो, ये गुनाह है। मरने के बाद तुम जैसे गुनाहगारों की रूहें भटकती रहेंगी। ऐसे ही तुम्हारी रूह भटक रही है। फरहाद, तुम अपनों से मिल रहे हो, अपनी पहचान करा रहे हो, मगर रूह को ना कोई देख सकता है ना पहचान सकता है। आह मेरे फरहाद की रूह, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जाओ, अब आलम अरवाह में वापस जाओ, मुझे अपना काम करने दो। ये कहकर उसने सांस रोक ली। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। वो सोनिया जिससे दिल और दिमाग का गहरा ताल्लुक था, जो अब तक कदम कदम पर मेरे साथ दुश्मनों से लड़ती रही थी और मेरे साथ मसाइब से गुजरती रही थी, आज मुझे जिंदा तस्लीम करने से इनकार कर रही थी। मेरी आवाज़ और लहजे को किसी नकाल का कमाल समझ रही थी। अगर जनाब शेख साहब को मेरी हयात नौ का मज़दा सुनाना होता तो वो बहुत पहले ही मेरे अपनों का एतमाद बहाल कर देते। सबको यकीन आ जाता कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन उन्हें यह मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने मेरे सिलसिले में मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई थी। मैं दोबारा उसके दिमाग में जाता तो वो फिर सांस रोक लेती, मुझे कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला समझती रहती। मैं उस शख्स के दिमाग में पहुंच गया जिसने सोनिया के पास आकर बैठने की इजाज़त चाही थी। वो किसी होटल की मेज़ पर थी। इजाज़त तलब करने वाले को मायूसी हुई तो वो कुछ फासले पर दूसरी मेज़ के पास आया। वहाँ दो अफराद बैठे हुए थे। एक ने पूछा, क्या हुआ पिंटू, उस लड़की से लिफ्ट नहीं मिली? पिंटू एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, इसे महज एक लड़की ना समझो, मैं फिर कहता हूँ ये सोनिया है। तेरा दिमाग चल गया। सोनिया की उम्र 45 बरस से कम नहीं होगी और ये लड़की नौखेज़ है। ऐसा लगता है इसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। पिंटू ने कहा, सोनिया को चेहरा बदलने और उम्र को घटाने बढ़ाने में कमाल हासिल है। हो सकता है प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए अपने चेहरे की झुर्रियों को ख़त्म कर दिया हो। नाजुक अंदाम दिखाई देने के लिए दवाएं इस्तेमाल करती हो। दूसरे ने कहा, यह मानने वाली बात है, तुम जाओ और बॉस को इत्तला दो। तुम्हारी वापसी तक हम उस हसीना पर नज़र रखेंगे। जब मैं पिंटो के दिमाग में पहुंचा तो वो बॉस के पास जा रहा था। उसके ज़रिए पता चला वो शहर मकदूनिया की एक बस्ती है और बड़ी ही ख़तरनाक बस्ती है। वहाँ कानून बराए नाम है। दरिंदे और अक्खड़ किस्म के मुजरिम कुछ भी कर गुजरते हैं। किसी की जेब से $1 निकालने के लिए उसे कत्ल भी कर देते हैं। वहाँ तन्हा औरत कभी घर से नहीं निकलती। किसी ज़रूरत से मजबूर होकर निकल पड़े तो सही सलामत वापस नहीं जाती। पता नहीं सोनिया वहाँ क्यों गई थी और तन्हा क्या करती फिर रही थी। उसका मकसद उसके दिमाग में छुपा होगा और उसके दिमाग को पढ़ना मुमकिन ना था। मैं उसकी खोपड़ी से बाहर रहकर एक आलायकार के ज़रिए उसके इरादों को समझ सकता था। पिंटू अपने बॉस के पास पहुंच गया। उसे सोनिया के मुतालिक रिपोर्ट देने लगा। उसने सुनने के बाद पूछा, इस बस्ती में एक औरत तन्हा है, जबकि एक मुर्गी भी तन्हा नहीं घूमती। हम उसे चीर फाड़ कर खा जाते हैं। मेरा नाम केकड़ा है। मैं किसी को पकड़ लेता हूं तो उसे मौत के बाद ही रिहाई मिलती है। तुम लोग सिर्फ इस अंदेशे में रह गए कि वो सोनिया है। अगर है तो क्या हुआ, आखिर है तो औरत। पिंटू ने कहा, केकड़ा साहब, उसे तो आप ही पकड़ सकते हैं, वो हमारे बस की नहीं है। इसका मतलब है तुम्हें उसके सोनिया होने का पुख्ता यकीन है? जी हाँ, यकीन है, सिर्फ उम्र का फ़र्क है। क्या कहना चाहते हो? हमने यहाँ जिस सोनिया को देखा है वो कम उम्र है, नौखेज़ लड़की दिखाई देती है।
गधे, तुम एक दोशीज़ा को सोनिया कह रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है उसकी पैदाइश हमारी पैदाइश से पहले हुई थी? क्या वो अभी तक एक छोकरी होगी? बॉस, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए नौजवान नजर आना मुमकिन है। वो अपनी जगह से उठकर बोला, मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि वो कौन है। तुम यहां ठहरो, मैं अभी आता हूं। वो वहां से चलता हुआ दूसरे कमरे में आया, दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर एक बड़े से ट्रांसमीटर के पास आकर खड़ा हो गया। उसे ऑपरेट करने के बाद कोड वर्ड्स अदा करते हुए बोला, मैं रोजनी विल्सन उर्फ केकड़ा बोल रहा हूं। मैं सोनिया के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहता हूं। क्या वो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए जवान बन गई है? दूसरी तरफ से जवाब मिला, मैं यकीन से नहीं कह सकता। हो सकता है वो हमसे छुपने के लिए चेहरे और उम्र में तब्दीली ले आई हो। वो मॉस्को में सुपरमास्टर के आदमियों को धोखा देकर युगोस्लाविया पहुंची। फिर हमारे जासूस ने इतला दी कि वो अल्बानिया में है। क्या तुमने उसे मैसेडोनिया में देखा है? मेरे आदमियों ने देखा है, लेकिन वो एक नौजवान लड़की दिखाई देती है। फिर तो वो सोनिया होगी। उसे घेर लो, पकड़ लो, किसी तरह भी हाथ से निकलने ना दो। सुपरमास्टर उसके लिए लाखों डॉलर दे सकता है। हम माला माल हो जाएंगे। तुम उसे कैद करने के बाद मुझसे राबता कायम करो। वैसे मेरे आदमी भी तुम्हारे पास पहुंचेंगे। जाओ, देर ना करो। केकड़ा ने ट्रांसमीटर को ऑफ किया, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर अपने आदमियों को आवाज़ दी कि वो मुसल्ला होकर आएं। वो पिंटो के साथ उस होटल की तरफ जाने वाला था जहां सोनिया नजर आई थी। मैं उस शख्स के पास पहुंच गया जो ट्रांसमीटर पर केकड़ा से बातें कर रहा था। वो सुपरमास्टर का एजेंट था। मैसेडोनिया के जराइम पेशा अफराद की बस्ती में उसे सुपरमास्टर की पुश्त पनाही हासिल थी। उसे जदीद तरीन हथियार और बड़ी बड़ी रकमें हासिल होती थीं। एक तरह से उस इलाके में उसे बेताज बादशाह कहलाना चाहिए था, लेकिन वहाँ दूसरी खतरनाक तंजीमों का भी जोर था, जिनमें यहूदी तंजीम सरे फहरिस्त थी। उस एजेंट ने नायब सुपरमास्टर से राबता कायम किया। नायब के जरिए सुपरमास्टर ने हुक्म दिया, सोनिया हो या उससे मिलती जुलती कोई लड़की हो, उसे घेरने और पकड़ने की हमाकत ना करो। जहां नजर आए फौरन गोली मार दो। अगर उसकी लाश सबूत के साथ हमारे खास नुमाइंदों को दिखाओगे तो वो मुंह मांगी रकम अदा करेंगे। मैंने सोचा, नायब सुपरमास्टर की खोपड़ी में जाकर बताऊं कि मैं जिंदा हूं। मेरी आवाज़ और धमकियां सुनते ही सुपरमास्टर सोनिया को गोली मारने का हुक्म वापस ले लेगा, लेकिन अपनों के रवैये ने समझा दिया था कि दूसरों का रवैया भी वही होगा। दुश्मन मेरे वजूद का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक नए ख्याल ख्वानी करने वाले की मौजूदगी सबको परेशान कर देगी। पता नहीं आइंदा दोस्त और दुश्मन अपने और पराए मेरे मुतालिक क्या राय कायम करने वाले थे। मैं उन बदमाशों के दिमागों में पहुंचा जो पिंटो के साथी थे और होटल में बैठकर सोनिया की निगरानी कर रहे थे। वो होटल कुछ यूं ही सा था। निचले तबके के लोग वहां कहवा पीने या कुछ खाने और ज़रा वक्त गुजारने आया करते थे। सोनिया ने समझ लिया होगा कि वहां आराम से वक्त नहीं गुजार सकेगी, इसलिए कहवे का बिल अदा करके जाने लगी। दोनों बदमाश भी उसके पीछे जाने लगे। होटल के मालिक ने अपने मुलाजिम से कहा, पता नहीं किस मुल्क से यहां मरने आई है, काफ़ी मालदार दिखाई देती है। ये दरिंदे माल के साथ उसके बदन का एक कपड़ा तक नहीं छोड़ेंगे। ये बात दुरुस्त थी। दरिंदे तन्हा औरत के पीछे पड़ जाते थे। रास्तों, गलियों और दुकानों में जो औरतें नजर आतीं वो अपने मर्दों के साथ थीं। तमाम दुकानों में आहनी शटर लगे हुए थे। मुख्तलिफ तंजीमों के दरमियान जैसे ही गोलियों का तबादला शुरू होता, दुकानदार अपने माल और अपनी जान की बचाव के लिए फौरन शटर गिराकर दुकानें बंद कर देते थे। सोनिया इत्मीनान से चलती हुई बस्ती के बाहर एक खंडर में पहुंची, फिर पलट कर देखा। कोई 20 मुसल्ला अफराद उसके पीछे चले आए थे। उसने पूछा, मैं एक अनार हूं और तुम 20 बीमार हो, तुम में से किसका भला होगा? एक ने अपनी बड़ी हुई दाढ़ी खुजाते हुए कहा, मुझे तेरे पर्स की जरूरत है, जो रकम होगी वो सिर्फ मेरी होगी। एक बदमाश ने उसके मुंह पर राइफल का बट मारते हुए कहा, शेर के मुंह से बचेगा तो झूठा खाएगा। पिंटो के साथी ने राइफल वाले को निशाने पर रखते हुए कहा, मंडला, तू शेर है और हम शेर के शिकारी हैं। पिंटो के दूसरे साथी ने कहा, वैसे समझौता हो सकता है, हम इसका भरा हुआ पर्स तेरे हवाले कर देंगे, लेकिन इस दोशीज़ा को हम ले जाएंगे। दूसरे बदमाशों की भीड़ में से एक ने कहा, हाँ तुम आपस में बांट लो, हम यहाँ तमाशा देखने आए हैं। ठीक है, ये तमाशा भी देखेंगे कि हमारी गोलियों की बौछार में किस तरह इसे लेकर जाओगे। सोनिया ने कहा,
तुम सब मरने मारने पर आमादा हो, लेकिन तुम में से कोई ये नहीं चाहेगा कि मुझ जैसे सोने की चिड़िया मर जाए। मैं गोलियों से बचने के लिए इस दीवार के पीछे खड़ी रहूंगी। जो यहाँ जिंदा बचेगा वो मुझे ले जाएगा। वो दीवार के पीछे हो गई। उसके साथ ही फायरिंग होने लगी। वहां कोई किसी का दोस्त नहीं था। हर एक की यही ख्वाहिश थी कि वो तनहा 19 बंदों को मार दे और उस दोशीज़ा को नकद रकम के साथ ले जाए। वो एक दूसरे पर जिस वहशियाना अंदाज में हमले कर रहे थे, उससे अंदाज़ा होता था कि आखिर में जो भी बचेगा मुकद्दर से ही बचेगा, क्योंकि वो लालची और जल्दबाज थे। जल्द से जल्द सोनिया और भरे हुए पर्स तक पहुंचने के लिए अंधाधुंध हमले कर रहे थे और ख़ुद पर होने वाले हमलों की जद में आ रहे थे। उनमें से कोई भी बाकायदा जंगी महारत का हामिल नहीं था। तकरीबन आधे घंटे में मैदान साफ हो गया। उनमें से 6-7 हराम मौत मरे, बाकी बुरी तरह जख्मी हुए। कोई अपने पैरों पर खड़े रहने के काबिल नहीं था। कोई बैठा हुआ था और कोई आड़ा तिरछा लेटा हुआ कराह रहा था। कोई गहरी गहरी सांसें खींचता हुआ पानी मांग रहा था। वो दीवार के पीछे से निकल कर आई और एक एक जख्मी के पास पहुंचकर उसके हथियार उठाकर दूर फेंकती गई। लाशों के पास भी एक हथियार तक रहने ना दिया। फिर उसने अपना पर्स खोला, उसमें से नोटों की एक गड्डी निकाली। उसके बाद एक एक जख्मी के पास जाकर $1 उनके सामने फेंकते हुए बोली, तुम सब जन के लिए या जर के लिए मर रहे थे। मैं तुम्हारे दरमियान हूं, मगर तुम हाथ बढ़ाकर मुझे छू भी नहीं सकते। मैं ये $1 देकर जा रही हूं। जिसे मरहम की ज़रूरत है वो मरहम खरीद ले, जो लबे दम प्यासा है वो पानी खरीद ले। वो इत्मीनान से कदम उठाती हुई वहां से जाने लगी। जो औरत 20 दरिंदों में घिर जाए वो अपने बचाव के लिए थोड़े बहुत हाथ पांव ज़रूर मारती है। सोनिया ने बिल्कुल भी हाथ पांव को जहमत नहीं दी थी और अब सबको चित कर दिया था। तमाम जख्मी उसे हसरत से उस वक्त तक देखते रहे जब तक वो नजर आती रही। उनमें से कितने ही जख्मी भेड़ियों की तरह गैज़ो गज़ब में थे। अगर एक छोटा सा हथियार भी उनके पास होता तो हाथ से जाने वाली को यूं ना जाने देते, गोली मार देते। मगर वो एक छटी हुई औरत थी, पहले ही उनके हथियारों को उनसे दूर फेंक दिया था। मैं पिंटो के एक जख्मी साथी के दिमाग में था। जब वो नज़रों से ओझल हो गई तो मैं उसके दिमाग से निकल आया। सोनिया को पता नहीं था कि मैंने किस तरह उसकी हिफाजत की है। अपने आलाकारों के जरिए उन पर हमले करता रहा था जो दीवार के पीछे सोनिया की तरफ जाना चाहते थे। हर एक की ख्वाहिश थी कि दूसरे लड़ते मरते रहें और वो छुप कर दीवार के पीछे पहुंच जाए, लेकिन किसी की यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मैंने पूरी होने ही नहीं दी। पता नहीं वो किधर गई थी। मैं उसे तलाश करने पिंटो के पास पहुंचा। वो केकड़ा और उसके मुसल्ला गुंडों के साथ होटल की तरफ जा रहा था। खंडर से होने वाली फायरिंग की आवाज़ों ने उन्हें थोड़ी देर रुकने और सोचने पर मजबूर किया कि वहां जाकर फायरिंग का सबब मालूम करना चाहिए। फिर केकड़ा ने सोचा, अगर यहूदी तंजीम के लोग होंगे तो उनसे खामखा टकराव होगा। अहमियत उस दोशीज़ा की थी जो होटल में देखी गई थी। सुपरमास्टर के हुक्म के मुताबिक अगर वो सोनिया थी और सोनिया से मुशाबहत रखती थी, तब भी उसे गोली मारना ज़रूरी था। वो लोग तेज़ी से चलते हुए होटल के करीब पहुंचे। केकड़ा ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, होटल को चारों तरफ से घेर लो। कोई नौजवान लड़की किसी भी रास्ते से बाहर आए तो उसे पकड़ लो और बांध कर मेरा इंतज़ार करो। मैं उसकी सूरत देखने के बाद उसे गोली मारूंगा। मुसल्ला गुंडे होटल को चारों तरफ से घेरने लगे। पिंटो अपने बॉस केकड़ा के साथ होटल में आया। वो होटल दिन के वक्त चारों तरफ से खुला रहता था, रात को तरपाल से ढांप दिया जाता था। पिंटो ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, फिर एक मेज पर सोनिया को देखकर चौंक गया। वो पहले वाली मेज पर नहीं थी, दूसरी मेज पर बैठी कहवा पी रही थी, लेकिन अच्छी खासी उम्र वाली लग रही थी, जबकि वो 1 घंटे पहले उसे नौखेज लड़की के रूप में देखकर गया था। केकड़ा ने भी जरा फासले से उम्र रसीदा सोनिया को देखा, फिर पिंटो से कहा, अभी तुमने कहा था ये नौखेज और नौजवान है, खूबसूरत दोशीज़ा है, जबकि ये तो उम्र में हमारी माँ के बराबर है। पिंटो ने कहा, मैं हैरान हूँ, ये होटल में बैठे ही बैठे कैसे बूढ़ी हो गई। शायद इसने आर्जी मेकअप किया था, वो मेकअप उतर गया और अब ये असली रूप में आ गई है। केकड़ा ने रिवॉल्वर निकालकर सोनिया का निशाना लिया, लेकिन वो मेरी मर्जी के बगैर गोली नहीं चला सकता था। उसने कहा, खबरदार सोनिया, कोई चालाकी ना दिखाना, तुम्हारे चारों तरफ मौत ही मौत है। अपने दोनों हाथ मेज पर रखो और चारों तरफ नजरें घुमाकर देख लो। सोनिया ने हुक्म की तामील की।
दोनों हाथ मेज पर रखे फिर आसपास नजरें दौड़ाईं। होटल के बाहर चारों तरफ मुसल्ला गुंडे दिखाई दे रहे थे। वो बोली, तुम कौन हो और मुझसे क्या दुश्मनी है? सुपरमास्टर का हुक्म है कि तुम्हें देखते ही गोली मार दी जाए। इतनी जल्दी क्या है? मेरे सामने कुर्सी खाली है, आओ बैठो, हम दोनों मिलकर गोली गोली खेलेंगे। मेरा मजाक ना उड़ाओ, मैं तुम्हें गोली मारना चाहता हूं मगर पता नहीं क्यों मेरी उंगलियां सेफ्टी कैच नहीं हटा रही हैं, ट्रिगर नहीं दबा रही हैं। पिंटो ने पूछा, बॉस क्या वाकई आपकी उंगलियां आपकी मर्जी के मुताबिक हरकत नहीं कर रही हैं? अगर ऐसा है तो हमारी शामत आ गई है। सोनिया का कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे दिमाग में है। केकड़ा घबरा कर ऊंची आवाज में बोला, क्या मेरे दिमाग में कोई है? मैंने कहा, मैं हूं। उसके हाथ में रिवॉल्वर कांप गया। मैंने कहा, तुम खामोश रहोगे लेकिन मैं तुम्हारी जुबान से बोलता रहूंगा। देखो इस तरह। मैंने उसकी जुबान से ऊंची आवाज में गुंडों से कहा, मैं तुम्हारा बॉस, हुक्म देता हूं वापस चले जाओ, मेरी और सोनिया की दोस्ती हो रही है। वो मुसल्ला गुंडे वहां से जाने लगे। सोनिया ने ताज्जुब से पूछा, तुम मुझ पर मेहरबान क्यों हो गए हो? उसने कहा, तुम्हारा कोई टेलीपैथी जानने वाला मेरे अंदर घुसकर मुझे मजबूर कर रहा है। क्या मुझसे दोस्ती करोगी? वो हैरानी से उसे देखती हुई बोली, क्या वाकई तुम्हारे दिमाग में कोई है? मैंने उसकी जुबान से कहा, हाँ मैं फरहाद बोल रहा हूँ। सोनिया, तुमने थोड़ी देर पहले मेरे वजूद से इनकार किया था, मुझे दुश्मन समझकर सांस रोक ली थी, मुझे दिमाग से निकाल दिया था। देख लो मैं किस तरह तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। इस केकड़े के दिमाग में रहकर मैंने तमाम मुसल्ला अफराद को यहाँ से भगा दिया है। क्या अब भी तुम मुझे फरहाद तस्लीम नहीं करोगी? पहले वो हैरान सी थी, फिर हंसने लगी। मैंने पूछा, किस बात पर हंसी आ रही है? प्लीज मजाक ना करो। वो बोली, मैं मानती हूं तुमने बुरे वक्त पर मेरी मदद की है। तुम भी मान लो कि मैं किसी की मदद के बगैर मुसल्ला दुश्मनों की ऐसी की तैसी कर देती हूं। फिर भी मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। तुम्हें दोस्त समझती हूं लेकिन तुम फरहाद बनने का बचगाना मजाक ना करो। जब तुम इसे मजाक समझ रही हो तो फिर मैं किसी के सामने खुद को फरहाद नहीं कहूँगा। क्या मुझे दिमाग में आने दोगी? मुझे अफसोस है, मैंने तुम्हें दोस्त समझा है लेकिन दोस्ती के पहले दिन इतना एतमाद कायम नहीं होता कि दोस्त को घर के अंदर बुला लिया जाए। कुजा ये कि तुम दिमाग के अंदर आना चाहते हो। मैं यकीन दिलाती हूँ हम बेहतरीन दोस्त साबित होंगे। ज़रा सब्र से काम लो और इंतज़ार करो। मैं अपनी बातों में ज़रूरी बात कहना भूल गया। उस केकड़े ने यहाँ आने से पहले सुपरमास्टर के एजेंट से राबता कायम किया था। वो एजेंट भी अपने मुसल्ला आदमियों के साथ आ रहा होगा। सुपरमास्टर का हुक्म है कि तुम्हें देखते ही गोली मार दी जाए। वैसे तो मैं तुम्हें उसके मुसल्ला आदमियों से बचा सकता हूँ जैसे केकड़े के आदमियों से बचाया है, लेकिन कोई छुपकर तुम्हें निशाना बना सकता है। जो लोग मेरी ताक में रहते हैं मौत उनको ताक कर ले जाती है। वैसे तुम अच्छे दोस्त हो, दूसरी बार दुश्मनों के इरादे से आगाह कर रहे हो। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? हम तो हमेशा से साथ रहे हैं। ओह सॉरी, मैं फिर फरहाद की हैसियत से बोल रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूर हूँ। जो हूँ वही बेख्तियार कह देता हूँ। बहरहाल मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन किस तरह रहूँगा? तुमसे हज़ारों मील दूर हूँ। अभी केकड़े की ज़ुबान से बोल रहा हूँ। क्या मुझसे बातें करने के लिए इसे अपने साथ रखोगी? ये केकड़ा मुझे पसंद नहीं है। जब तक तुम जिस्मानी तौर पर मेरे पास नहीं आओगे मैं किसी माकूल शख्स को अपने साथ रखूँगी। क्या तुम उसके दिमाग में रहा करोगे? ये बताओ, कब आ रहे हो? मुझे नई ज़िंदगी हासिल करने के बाद तुम्हारे साथ रहने की पहली खुशनसीबी हो रही है। मैं अभी यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर तुम जहाँ रहोगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। उसी वक्त सुपरमास्टर के एजेंट की आवाज़ सुनाई दी। वो होटल की तरफ आते हुए पूछ रहा था, मिस्टर केकड़ा, तुमने अभी तक सोनिया को गोली नहीं मारी जबकि ये तुम्हारे सामने बैठी हुई है। मैंने सोनिया से कहा, फिक्र ना करो, मैं एजेंट को कंट्रोल करता हूँ। मैं एजेंट के अंदर पहुँच गया। केकड़ा ने मुझसे निजात पाते ही दोनों हाथ जोड़ दिए। सोनिया के सामने घुटने टेक कर बोला, मेरी माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा वफादार बनकर रहूँगा। उसकी बात ख़त्म होते ही एक ऐसा वाक़या पेश आया कि हम सब हैरान रह गए। वो नौजवान सोनिया नज़र आई जिसे पिंटो और होटल वाले पहले देख चुके थे। होटल का मालिक मुसल्ला गुंडों को देखकर सहमा हुआ एक तरफ बैठा था। नौजवान सोनिया अपने मखसूस अंदाज में चलती हुई उसके पास आई, फिर बोली, क्या इतनी बड़ी बस्ती में यही एक होटल है? मुझे घूम कर यहीं आना पड़ा। वैसे मैं समझती हूँ तुम दिल वाले हो कि इस खतरनाक इलाके में होटल खुला रखते हो।
वहाँ जितने लोग थे हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर कभी बूढ़ी सोनिया को और कभी जवान सोनिया को देख रहे थे। बूढ़ी सोनिया थोड़ी देर तक सवालिया नज़रों से आने वाली को देखती रही, फिर अपनी जगह से उठकर बोली, तुम कौन हो? नौजवान सोनिया ने होटल के मालिक की तरफ से पलट कर देखा, फिर अपनी हमशक्ल को देखकर जरा हैरान हुई। फिर यकबारगी दोनों बाहें बूढ़ी सोनिया की तरफ फैलाकर आगे बढ़ते हुए बोली, मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढती फिर रही हूँ। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।